तो हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 2026 के लिए कुछ नए नियम निकाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये देश के सारे हायर एजुकेशन संस्थानों पर असर डालने वाला है। और इसी वजह से इस पर एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले भेदभाव की मानवीय कीमत को समझना होगा। ये जो शब्द स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला के हैं। 2016 में उन्होंने अपनी जान ले ली थी। और सच कहूं तो उनकी कहानी इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। तो एक बात साफ है, ये जो नए नियम हैं ये रातों रात नहीं बन गए। इनके पीछे कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और सबका ध्यान इस तरफ खींचा। ये दो मामले थे। 2016 में रोहित वेमुला, जो एक दलित पीएचडी स्कॉलर थे, और 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी, जो आदिवासी समुदाय से थीं। दोनों ने जाति आधारित उत्पीड़न की बात कही और अपनी जान दे दी। इन त्रासित घटनाओं के बाद ही ये पूरा मामला एक राष्ट्रीय बहस बन गया। और फिर 2025 में इन छात्रों की माताओं की एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वो भेदभाव के खिलाफ सख्त से सख्त नियम बनाए। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक दो केस हैं, तो ऐसा नहीं है। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा यूजीसी के ही डेटा से लग सकता है। पिछले 5 सालों में भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, 118.4%। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ज़मीनी हकीकत कितनी सीरियस है। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए यूजीसी ने आखिर क्या नियम बनाए हैं? चलिए अब एक एक करके इन नए इक्विटी रूल्स के मेन पॉइंट्स को समझते हैं। इन सारे नियमों के सेंटर में है एक नई बॉडी, जिसे कहा जा रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या शॉर्ट में ईओसी। अब ये हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाना कंपलसरी होगा। और इसका मेन काम होगा भेदभाव से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं उनकी जांच करना और उन पर एक्शन लेना। और इन नियमों का जो दायरा है वो भी काफ़ी बड़ा है। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सब कवर होंगे। प्रोटेक्शन की बात करें तो पहले एससी एसटी पर फोकस था, पर अब इसमें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है। और जैसे कि बताया, ईओसीज के अलावा भी कुछ और बॉडीज बनाना जरूरी होगा, जैसे कि इक्विटी कमेटी और स्क्वाड, और एक 24/7 हेल्पलाइन भी। तो अब सवाल यह है कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। देखिए, ईओसी जो है वो पूरे सिस्टम का मैनेजर होगा। वो सब कुछ देखेगा और हर 6 महीने में रिपोर्ट भी छापेगा। फिर आती है इक्विटी कमेटी। इसका काम होगा शिकायतों की असल में जांच करना। और इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिला प्रतिनिधियों का होना जरूरी है। और आखिर में है इक्विटी स्क्वाड, जो एक तरह से जमीन पर नजर रखेंगे, खासकर हॉस्टल जैसी जगहों पर, ताकि वहां भेदभाव हो ही ना पाए। शिकायत करने का जो प्रोसेस है उसे भी काफी क्लियर और टाइम बाउंड बनाया गया है। देखिए, जैसे ही कोई शिकायत करता है, चाहे ऑनलाइन, लिखकर, ईमेल से या हेल्पलाइन पर, तो इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग करनी होगी। फिर उन्हें 15 वर्किंग डेज के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। और आखिर में इंस्टीट्यूशन के हेड को उस रिपोर्ट के आधार पर 7 वर्किंग डेज में एक्शन लेना ही होगा। तो हर स्टेप के लिए एक डेडलाइन तय की गई है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे नियम हैं, इनसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सवाल ये है कि इतने अच्छे इरादों के बावजूद इन नियमों का इतना जबरदस्त विरोध आखिर हो क्यों रहा है? इस विरोध की असली वजह छिपी है 2 बड़े बदलावों में जो ड्राफ्ट रूल्स और फाइनल रूल्स के बीच हुए। पहला जो ड्राफ्ट था उसमें सिर्फ एससी एसटी छात्रों को प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन फाइनल रूल्स में ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा बदलाव, ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वालों पर पेनाल्टी का प्रावधान था, जिसे फाइनल रूल से हटा दिया गया। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? पहली, कि ये प्रोटेक्शन एक तरफा है, मतलब सिर्फ कुछ खास ग्रुप ही शिकायत कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए इसमें कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चिंता, और ये बहुत बड़ी है, कि झूठी शिकायत पर पेनल्टी हटाने से इसका मिसयूज हो सकता है। लोग इसे पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात, उन्हें लगता है कि ये नियम इस धारणा पर बने हैं कि भेदभाव करने वाले सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही होते हैं। विरोध का एक और बड़ा पॉइंट है जो इक्विटी कमेटी इन शिकायतों की जांच करेगी, उसकी बनावट। उसमें एससी,
ST, OBC, PWD और महिलाओं का होना तो जरूरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी से किसी भी प्रतिनिधि को शामिल करने की कोई बात नहीं की गई है। तो अब ये मामला सिर्फ कैंपस की शिकायतों का नहीं रह गया है। इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी हैं, जो इस पूरी बहस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। चलिए उन्हें भी समझते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये नियम भारत में जाति की जो जटिलता है उसे पूरी तरह से एड्रेस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जातिगत समीकरण हमेशा सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। आलोचक यही पॉइंट उठा रहे हैं कि ये नियम इंटरकास्ट भेदभाव, मतलब जो संरक्षित समूहों के बीच होता है, उस पर छुप हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ओबीसी समुदाय का व्यक्ति किसी एससी समुदाय के व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो क्या होगा? इन नियमों में इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और फिर इस पूरे मामले में राजनीति की भी एंट्री हुई। आप बस टाइमलाइन देखिए। 28 नवंबर 2025 कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऐलान करती है कि वो राज्य में रोहित वेमुला एक्ट लाएगी। इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद 13 जनवरी 2026 केंद्र सरकार की यूजीसी अपने राष्ट्रीय नियम ले आती है और इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लेती है। और फिर 17 जनवरी को राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में रोहित वेमुला एक्ट लागू होगा। इस टाइमिंग की वजह से ही ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ओबीसी को इन नियमों में शामिल करने का फैसला शायद एक राजनीतिक कदम के तौर पर लिया, ताकि कांग्रेस की पहल को काउंटर किया जा सके। तो इन सब बहसों और आरोपों के बीच सवाल यही है कि अब आगे का रास्ता क्या है, इन नियमों का भविष्य क्या है और इसका हल कैसे निकलेगा। असल में ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने वाला काम है। एक तरफ लक्ष्य बहुत नेक है, उन छात्रों को न्याय और सुरक्षा देना जो बरसों से भेदभाव झेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी है कि कहीं ऐसा सिस्टम न बन जाए जिसका गलत इस्तेमाल हो और वो कैंपस में ध्रुवीकरण को और गहरा कर दे। इन सारी चिंताओं और विरोध के बीच शिक्षा मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि इन नए दिशा निर्देशों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि इन नियमों को जमीन पर कैसे लागू किया जाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, कोई भी सिस्टम कुछ लोगों के लिए न्याय की रक्षा कैसे कर सकता है बिना दूसरों के लिए अन्याय की संभावना पैदा किए? शायद यही इस पूरे मामले का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।